बिहार में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे लोगों के लिए हाल में कुछ बड़ी खबरें आई हैं। हाँ बिल्कुल। आज हम इन्हीं पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कुछ सरकारी विज्ञापन हैं और उससे जुड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी जानकारी है। और ये खबरें जो हैं, ये हजारों नई भर्तियों और कुछ नियमों में बदलाव की ओर इशारा कर रही हैं। अच्छा। तो आज का हमारा मकसद है समझना कि बिहार पुलिस में कौन से नए मौके आए हैं, उनकी प्रक्रिया क्या होगी। हाँ, और साथ ही वो जो स्कूलों में लिपिक मतलब क्लर्क की भर्ती से जुड़ा एक नियम बदला है। हाँ हाँ बिल्कुल, उसका क्या मतलब है ना, उसको भी समझना है। जरूर। चलिए, तो इन स्रोतों को थोड़ा खंगालते हैं और देखते हैं कि चल क्या रहा है। मुख्य रूप से हम विज्ञापन संख्या 03/2025 हाँ, जो पुलिस भर्ती वाला है। और शिक्षा विभाग का एक जो हालिया आदेश आया है उस पर ध्यान देंगे। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर से। बिहार पुलिस में 4000 से ज्यादा 4000 से ज्यादा नए पदों पर भर्ती की घोषणा हुई है। जी ये कोई छोटी संख्या तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। कुल पद हैं 4182 और ये भी मतलब 3 खास तरह की भूमिकाओं के लिए हैं। एक तो है मद्य निषेध सिपाही। अच्छा, जो एक्साइज वाले होते हैं। हाँ, मतलब वो पुलिसकर्मी जो राज्य में शराबबंदी कानून को लागू करवाने में मदद करते हैं। उनके लिए 1603 पद हैं। 1603 पद। ठीक है। फिर है कक्षपाल यानी जेल वार्डन या कह लीजिए जेल गार्ड। इनके लिए सबसे ज्यादा पद हैं 2417। बाप रे, 2400 से ज्यादा पद सिर्फ कक्षपाल के। हाँ, और तीसरा है चलंत दस्ता सिपाही जो आमतौर पर मोबाइल चेकिंग या पेट्रोलिंग यूनिट्स में होते हैं ना। हाँ। उनके लिए 108 पद हैं। अच्छा, तो मतलब फोकस साफ दिख रहा है, शराबबंदी और जेल प्रशासन। ये अपने आप में दिलचस्प है। क्या ये दिखाता है कि सरकार इन क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान दे रही है? ये एक संभावित निष्कर्ष तो है ही। इन पदों का जो आवंटन है वो निश्चित रूप से राज्य की कानून व्यवस्था और खासकर जो शराब नीति है उसके क्रियान्वयन से जुड़ी प्राथमिकताओं को तो दिखाता ही है। और इन भर्तियों की घोषणा भी देखिए काफी उच्च स्तर पर हुई। अच्छा, किसने की? केंद्रीय चयन परिषद मतलब सिपाही भर्ती बोर्ड जो है उसके अध्यक्ष जो खुद पुलिस महानिदेशक भी हैं जितेंद्र कुमार जी। उन्होंने खुद शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया। तो ये दिखाता है कि इस भर्ती प्रक्रिया को मतलब काफी गंभीरता से लिया जा रहा है। हाँ, ये तो है जब डीजीपी खुद घोषणा कर रहे हैं। अच्छा, और जो लोग आवेदन करना चाहते हैं उनके लिए तारीखें वगैरह भी आ गई हैं? हाँ, ये महत्वपूर्ण जानकारी है। ऑनलाइन आवेदन 6 अक्टूबर 2025 से शुरू हो जाएंगे। 6 अक्टूबर से? और आवेदन करने की जो आखिरी तारीख है वो 5 नवंबर 2025 रखी गई है। मतलब उम्मीदवारों के पास तैयारी करने और फॉर्म भरने के लिए लगभग 1 महीने का पूरा समय रहेगा। 1 महीना, ठीक है। और आवेदन शुल्क, फीस के बारे में क्या जानकारी है? अक्सर ये भी एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। हाँ, वो तो है, लेकिन इस बार शुल्क काफी बहुत ही कम रखा गया है। सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए सिर्फ 100 रुपए का शुल्क तय किया गया है। सिर्फ 100 रुपए? हाँ, सिर्फ 100 रुपए। ये कदम निश्चित रूप से आवेदन प्रक्रिया को ज्यादा आसान बनाता है और शायद सरकार भी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके लिए आवेदन करें। हाँ, मतलब कम शुल्क होने से आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के उम्मीदवार हैं वो भी आसानी से हिस्सा ले सकेंगे। बिल्कुल। 100 रुपए शुल्क तो वाकई में बहुत कम है। इससे तो आवेदकों की संख्या बहुत ज्यादा होने की उम्मीद की जा सकती है। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये तो हुई नई भर्ती की बात। क्या इसी के साथ पिछली भर्तियों से जुड़ा कोई अपडेट भी आया है क्या? हाँ, और ये भी एक काफी अहम जानकारी है। जिस दिन ये नई भर्ती 4182 पदों की घोषणा हुई उसी दिन यानी शुक्रवार को ही एक और बड़ी सिपाही भर्ती प्रक्रिया जो पहले से चल रही थी उसका रिजल्ट भी जारी किया गया है। ये भर्ती थी 19,838 सिपाही पदों के लिए। अच्छा, मतलब एक तरफ नई नौकरियों का ऐलान और दूसरी तरफ पुरानी भर्ती प्रक्रिया में अगला स्टेप। करीब 20,000 पद, ये तो बहुत बड़ी भर्ती थी। इसका रिजल्ट आना भी बड़ी बात है। तो इसमें क्या हुआ? हाँ, तो ये जो 19,838 पदों वाली भर्ती थी इसके लिए जो लिखित परीक्षा हुई थी उसका परिणाम घोषित कर दिया गया है। ठीक है। अब जो उम्मीदवार इस लिखित परीक्षा में सफल हुए हैं उन्हें अगले चरण के लिए चुना गया है। और अगला चरण है शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, पीईटी जिसे कहते हैं। फिजिकल टेस्ट, हाँ, पुलिस भर्ती में तो ये सबसे अहम पड़ाव माना जाता है। बिल्कुल। और ये पीईटी जो है ये दिसंबर में आयोजित किया जाना है। दिसंबर में, ठीक है। कितने लोगों को चुना गया है इस अगले चरण के लिए? यहाँ आंकड़ा थोड़ा चौंकाने वाला है। जो निर्धारित पद थे 19,838 उनसे 5 गुना ज्यादा उम्मीदवारों को पीईटी के लिए चुना गया है। 5 गुना? हाँ, यानी कुल 99,690 अभ्यर्थी फिजिकल टेस्ट देंगे। 99,690, लगभग 1 लाख उम्मीदवार।
20,000 पदों के लिए 1 लाख लोग फिजिकल टेस्ट देंगे। ये अनुपात तो बहुत ज्यादा है। क्या ये सामान्य है पुलिस भर्तियों में? देखिए, पुलिस या सेना की भर्तियों में अक्सर ऐसा होता है। पदों की संख्या से कई गुना ज्यादा उम्मीदवारों को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। अच्छा, क्यों? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि फिजिकल टेस्ट में काफी लोग या तो पास नहीं हो पाते या फिर आते ही नहीं है, अनुपस्थित रहते हैं। दूसरा, लिखित परीक्षा के बाद फिजिकल टेस्ट अपने आप में एक बड़ा फिल्टर होता है। तो ये दिखाता है कि शुरुआती लिखित परीक्षा पास करने के बाद भी कंपटीशन कितना कड़ा है। फाइनल मेरिट लिस्ट तक पहुंचने के लिए उम्मीदवारों को अभी बहुत मेहनत करनी होगी। जाहिर है, 1 लाख में से 20,000 में आना मुश्किल तो है। और इन लगभग 1 लाख उम्मीदवारों में किस तरह का प्रतिनिधित्व है? क्या महिलाओं की भी ठीक-ठाक संख्या है? हाँ, आंकड़े बताते हैं कि इसमें विविधता है। ये जो कुल 99,690 चयनित उम्मीदवार हैं, उनमें से 62,822 पुरुष हैं। ठीक है। और 36,834 महिलाएं। 36,000 से ज्यादा महिलाएं, ये तो काफी अच्छी संख्या है। हाँ, ये काफी उत्साहजनक है और दिखाता है कि पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। इसके अलावा 34 ट्रांसजेंडर उम्मीदवार भी शामिल हैं इसमें। अच्छा। जो समावेशिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही आरक्षण के तहत 867 गृहरक्षक मतलब होमगार्ड, हाँ, और 622 स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रित भी अगले चरण के लिए चुने गए हैं। ये सारी जानकारी महत्वपूर्ण है। तो इन सभी उम्मीदवारों को पीईटी की तारीखों और जगह के बारे में कैसे पता चलेगा? कुछ बताया है बोर्ड ने? हाँ, परिषद ने ये स्पष्ट किया है कि पीईटी का जो विस्तृत कार्यक्रम होगा, मतलब किस तारीख को, किस समय, कहाँ पर टेस्ट होगा, इसकी पूरी जानकारी परिषद की आधिकारिक वेबसाइट पर अलग से प्रकाशित की जाएगी। वेबसाइट पर? हाँ, और संभव है कि उम्मीदवारों को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल पे भी सूचना भेजी जाए। लेकिन फिर भी जो भी उम्मीदवार सफल हुए हैं, उनको सलाह यही है कि नियमित रूप से वेबसाइट चेक करते रहें। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। कोई जानकारी छूटनी नहीं चाहिए। सही कहा। ठीक है, तो पुलिस भर्ती के मोर्चे पर तो काफी हलचल है। 4,000 से ज्यादा नई भर्तियां अक्टूबर से शुरू हो रही हैं और करीब 20,000 पुरानी भर्तियों के लिए लगभग 1 लाख लोग दिसंबर में फिजिकल टेस्ट देंगे। अब जरा दूसरे विभाग की तरफ चलते हैं। इसी दौरान सुनने में आया कि शिक्षा विभाग से भी एक अहम खबर आई है। हाँ, जो स्कूलों में क्लर्क यानी लिपिक की नियुक्ति से जुड़ी है। क्या है वो? हाँ, ये जानकारी भी उन्हीं समाचार स्रोतों में दी गई है और ये प्रशासनिक नियमों में एक खास तरह के बदलाव से संबंधित है। ये बदलाव अनुकंपा नियुक्ति के मामले में किया गया है। अनुकंपा नियुक्ति? अच्छा, क्या आप इसे थोड़ा समझा सकते हैं कि ये होता क्या है? जरूर। देखिए, अनुकंपा नियुक्ति का मतलब होता है जब किसी सरकारी कर्मचारी की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाती है, तो सरकार एक तरह से सहानुभूति के आधार पर उनके परिवार के किसी एक योग्य सदस्य को नौकरी देती है, ताकि परिवार को तत्काल मतलब फौरन कोई आर्थिक सहारा मिल सके। ये नौकरियां अक्सर ग्रुप सी या ग्रुप डी के पदों पर होती हैं, जैसे क्लर्क या चपरासी। समझ गया, एक तरह से परिवार की मदद के लिए। तो इस अनुकंपा नियुक्ति के नियम में क्या बदलाव हुआ है, खासकर स्कूल लिपिक के पद के लिए? पहले का नियम ये था कि अगर किसी को अनुकंपा के आधार पर स्कूल लिपिक के पद पर नियुक्त होना है, तो उसे इंटरमीडिएट यानी 12वीं कक्षा में कम से कम 45% अंक लाना अनिवार्य था। 45% मार्क्स? हाँ। अब इस 45% अंक की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। अच्छा, तो मतलब अब अनुकंपा के आधार पर स्कूल लिपिक बनने के लिए सिर्फ इंटर पास होना काफी है। 45% की शर्त हटा दी। नहीं, यहाँ एक और भी महत्वपूर्ण बात है। जो नई व्यवस्था है उसके तहत अनुकंपा नियुक्ति के लिए अब अभ्यर्थी का सिर्फ मैट्रिक यानी 10वीं कक्षा पास होना ही काफी माना जाएगा। क्या सिर्फ मैट्रिक? इंटरमीडिएट की जरूरत भी नहीं? हाँ, इंटरमीडिएट की जरूरत भी नहीं रही। 45% की शर्त तो खैर दूर की बात है। अरे, ये तो बहुत ही बड़ा बदलाव है। स्कूल क्लर्क के लिए वो भी अनुकंपा पर सिर्फ मैट्रिक पास होना काफी है। इसका मतलब तो ये हुआ कि योग्यता का स्तर काफी नीचे लाया गया है। हाँ, ये निश्चित रूप से योग्यता के स्तर में एक कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण कमी है। लेकिन फिर से याद दिला दूं, ये सिर्फ अनुकंपा नियुक्ति के लिए है। सिर्फ अनुकंपा के लिए? हाँ, और ये उन परिवारों के लिए शायद एक बड़ी राहत हो सकती है जिनके कमाने वाले सदस्य की मृत्यु हो गई हो और परिवार में कोई उतना उच्च शिक्षित सदस्य न हो जो तत्काल नौकरी पा सके। शायद सरकार का तर्क यही हो कि अनुकंपा का उद्देश्य तत्काल राहत देना है और कड़ी योग्यता शर्तें इसमें बाधा बन सकती हैं। ये तर्क समझा जा सकता है।
मानवीय पहलू है इसमें। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि अब बिहार में स्कूल क्लर्क बनने के लिए मैट्रिक ही काफ़ी है, चाहे नियुक्ति किसी भी तरह से हो रही हो, मतलब सीधी भर्ती से भी? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर स्थिति थोड़ी सी जटिल है और इसे समझना जरूरी है। ये जो 45% अंकों की अनिवार्यता हटाई गई है और योग्यता को मैट्रिक तक सीमित किया गया है, हाँ। ये सिर्फ और सिर्फ अनुकंपा के आधार पर होने वाली नियुक्ति के लिए है। अच्छा, और सीधी भर्ती का क्या? मतलब जो सामान्य प्रक्रिया से परीक्षा देकर क्लर्क बनते हैं, उनके लिए क्या नियम है? उनके लिए नियम पहले जैसा ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। सीधी भर्ती यानी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से अगर किसी को स्कूल लिपिक बनना है तो उसके लिए इंटरमीडिएट में 45% अंक की अनिवार्यता अभी भी लागू रहेगी। मतलब उनके लिए 12वीं में 45% जरूरी है? हाँ, या फिर उसके पास राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड से मौलवी की डिग्री हो या कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से कोई उपाधि हो, जिसमें शायद वो 45% वाली शर्त लागू होती होगी। तो एक ही पद स्कूल क्लर्क का, और उसके लिए 2 अलग-अलग योग्यता मानदंड। एक तरफ अनुकंपा नियुक्ति के लिए सिर्फ मैट्रिक पास, हाँ, और दूसरी तरफ सीधी भर्ती के लिए इंटर में 45%। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? क्या इससे कोई दिक्कत नहीं होगी? ये निश्चित रूप से एक बहस का मुद्दा बन सकता है। देखिए, एक तरफ तो अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य है जो मानवीय और सामाजिक है, सही, जिसमें योग्यता से ज्यादा शायद जरूरत को प्राथमिकता दी जा रही है। दूसरी तरफ सीधी भर्ती है जिसमें योग्यता और मेरिट को आधार बनाया जाता है ताकि सबसे सक्षम उम्मीदवार चुने जा सकें। हाँ। तो सरकार शायद इन दोनों उद्देश्यों में एक तरह का संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये सवाल तो जरूर उठता है कि क्या इससे प्रशासनिक कामकाज की गुणवत्ता पर कोई असर पड़ेगा, या क्या ये सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए एक तरह से अन्याय जैसा नहीं है? हाँ, ये सवाल तो है। ये आदेश किसने जारी किया है और कब? क्या ये भी उसी समय हुआ जब पुलिस वाली घोषणा हुई? हाँ, बिल्कुल। ये आदेश शिक्षा विभाग के जो सचिव हैं दिनेश कुमार, उनके द्वारा शुक्रवार को ही जारी किया गया है, जिस दिन पुलिस भर्ती की घोषणा हुई और पुरानी भर्ती का रिजल्ट आया। अच्छा, मतलब ये सारे फैसले लगभग एक ही समय पर लिए जा रहे हैं? ऐसा लगता तो है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो बिहार में सरकारी नौकरी के क्षेत्र में काफी कुछ एक साथ हो रहा है। हजारों पुलिसकर्मियों की नई भर्ती, पुरानी भर्ती का अगला चरण जिसमें लगभग लाख लोग शामिल हैं, और साथ ही स्कूलों में नियुक्ति के नियमों में एक बड़ा बदलाव, खासकर अनुकंपा के मामलों में। इन सब का क्या मतलब निकाला जाए? एक साथ इतना कुछ? इसका एक मतलब तो साफ है कि राज्य सरकार भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर काफी सक्रिय दिख रही है। बड़े पैमाने पर ये जो पुलिस भर्ती हो रही है वो शायद कानून व्यवस्था को मजबूत करने और साथ ही रोजगार पैदा करने के दोहरे उद्देश्य को साधने की कोशिश है। दूसरी तरफ ये जो अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में ढील दी गई है, ये दिखाता है कि सरकार प्रशासनिक प्रक्रियाओं को मानवीय या कहिए सामाजिक जरूरतों के हिसाब से एडजस्ट करने को भी तैयार है। क्या इसे किसी चुनावी साल या किसी खास राजनीतिक एजेंडे से भी जोड़ के देखा जा सकता है? अक्सर ऐसा होता है। देखिए, बिना किसी राजनीतिक टिप्पणी के ये तो कहा ही जा सकता है कि बड़ी सरकारी भर्तियां अक्सर राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि वे सीधे तौर पर रोजगार के अवसर पैदा करती हैं जो लोगों को प्रभावित करता है। हाँ, ये तो है। इसी तरह नियमों में बदलाव, जैसे अनुकंपा नियुक्ति में ढील देना, ये एक खास वर्ग को राहत पहुंचा सकता है। तो ये कदम प्रशासनिक जरूरतें पूरी करने के साथ साथ राजनीतिक संदेश भी देते हैं। अब ये देखना होगा कि क्या ये किसी तात्कालिक रणनीति का हिस्सा है या राज्य के कोई दीर्घकालिक मानव संसाधन योजना का हिस्सा है। तो खैर, ये सारी जानकारी उम्मीदवारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो नई पुलिस भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए 6 अक्टूबर से आवेदन शुरू हो रहे हैं। हाँ, पुरानी भर्ती वाले फिजिकल टेस्ट की तैयारी करें दिसंबर के लिए। बिल्कुल। और अनुकंपा नियुक्ति के जो इच्छुक परिवार हैं उन्हें इस नए नियम का पता होना चाहिए कि अब मैट्रिक पास होना ही काफी है। बिल्कुल। ये सब यही दर्शाता है कि सरकारी नौकरी का जो सिस्टम है वो स्थिर नहीं है, उसमें लगातार बदलाव और नई गतिविधियां होती रहती हैं। और ये भर्तियां और नियम परिवर्तन जाहिर है राज्य के प्रशासनिक और सामाजिक ताने बाने पर असर तो डालेंगे ही। तो आज हमने बिहार में सरकारी नौकरियों से जुड़ी इन हालिया घोषणा और बदलावों को काफी विस्तार से समझा। पुलिस में हजारों नए अफसर हैं और दूसरी तरफ अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में एक महत्वपूर्ण नरमी देखने को मिली है। हाँ, और ये हमें एक व्यापक सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। जाते जाते एक विचारणीय प्रश्न शायद ये हो सकता है, हाँ, ये जो बड़े पैमाने पर भर्तियां हो रही हैं और साथ ही अनुकंपा नियुक्ति जैसे नियमों में ये विशिष्ट समायोजन किए जा रहे हैं, क्या ये महज अलग अलग विभागों के स्वतंत्र निर्णय हैं या फिर ये बिहार में रोजगार सृजन और सामाजिक नीतियों को लेकर किसी बड़ी सोची समझी रणनीति का हिस्सा है?
मतलब इन निर्णयों के पीछे कौन से गहरे रोजगार रुझान या नीतिगत प्राथमिकताएं काम कर रही होंगी, इस पर विचार करना दिलचस्प होगा।